डिस्कशन को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। बुखारी साहब, एक तरफ तो दोहा पर इसराइल हमले कर रहा है, दूसरी तरफ गजा में भी अब ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है और इस बात को खुल्लम खुल्ला एडमिट किया जा रहा है इसराइल की जानिब से और कोई रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। जिस किस्म की धमकियां नेतन्याहू और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो दे रहे हैं, ये हमने इससे पहले न कभी सुनी है। आप उस मुल्क के, उस रियासत के, उस सरजमीन के बासियों को कह रहे हैं कि यहाँ से भाग जाओ। जी, ये कौन सी दुनिया में होता है? ये किस बात के ऊपर सारी दुनिया खामोश है यार? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती है। एनीवे, ये बस इसराइल ही कर सकता है और ये अरबों के खिते में ही हो सकता है। ईरान को चैलेंज किया था, उन्होंने सबक सीख लिया उनसे। हमें जिसने चैलेंज किया था उसने भी सबक सीख लिया है। जब तक आप अपने पांव पर खड़े होके अपने दुश्मन के वार के जवाब में वार नहीं करेंगे, वार से मुराद है हमला नहीं करेंगे, तो आप कहीं भी नहीं है। ना आपकी कोई इज्जत है, ना आपकी कोई औकात है। आपको दुनिया अच्छी तरह से समझ रही है कि वो ममालिक जिनके खिलाफ इसराइल एग्रेशन कर रहा है और वो आगे से खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, ये उनकी खामोशी जो है उन पर भारी पड़ेगी। ये मैं आपको और इसराइल को भी हिम्मत यही खामोशी शायद दे रही है। एब्सोल्युटली। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जिस जबान में इसराइली लीडरशिप गुफ्तगू कर रही है, हमने दो बड़ी जंगों की हिस्ट्री देखी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। उसमें आपको ये लबो लहजा, ये नस्ल कुशी, ये भूख को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना, ये किसी मुल्क के लोगों को वहां से निकाल के उस पर कब्जा करना, ऐसी कोई मिसाल आपको वहां नहीं मिलेगी। जिसने किया था उसकी फेट जो है वो सबके सामने है। नेतन्याहू की फेट भी उससे मुख्तलिफ नहीं होगी। लेकिन ये अरबों में हिम्मत नहीं है। ये या ईरान करेगा या मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं अपनी बात दोहराना नहीं चाहता हूँ। ग्रेटर इसराइल नहीं बन सकता, नहीं बनना चाहिए, नहीं बनने देना चाहिए। अब ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये तो वक्त साबित करेगा। लेकिन बुखारी साहब, जिस तरह से गजा पर ऑपरेशन स्टार्ट किए जा रहे हैं, वहां के लोगों को कहा जा रहा है कि उनकी आबादी पर ये कहा जा रहा है कि आप लोग, ऐलान किए जा रहे हैं कि आप लोग यहाँ से निकल जाएं। देखिए, उन्होंने बाकायदा इसका सेकंड ऑपरेशन जिसकी वो धमकी दे रहे थे उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। आप देखें जिस तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं, ग्राउंड ट्रूप्स को उन्होंने गजा की सिटी में उतार दिया है जी। और जिस तरीके से बमबारी करके वो जो 50 स्काई स्कैपर और बड़ी बुलंद इमारतें थी उनको गिरा दिया है। कोई पूछने वाला है? दंदनाता फिर रहा है इसराइल, चाहे यमन है उस पर चढ़ाई, चाहे सीरिया है उस पर चढ़ाई, चाहे लेबनान है उस पर चढ़ाई, चाहे ट्यूनिस की किश्ती है उस पर चढ़ाई। अभी तो हमने उसकी बात नहीं की है, उसके ऊपर भी हमला कर चुके हैं ये ट्यूनिस में। और इंटरनेशनल ओपिनियन चुप करके बैठी हुई है, किसी की सेहत पर कोई असर नहीं है। बुखारी साहब, इंटरनेशनल लॉ कहाँ खड़ा होता है इस सारी सिचुएशन के अंदर? हम तो ये देख रहे हैं कि जंगल का कानून है, माइट इज राइट। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। कम अज कम मशरिक़ वस्ता में जो कुछ हो रहा है, इसराइल जो कुछ कर रहा है, अमेरिका जिसको स्पॉन्सर कर रहा है, दिस इज़ अ जंगल लॉ। ये किसी दुनिया का इंटरनेशनल लॉ नहीं है। जिस तरीके से मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया जा रहा है, जिस तरीके से अवाम के ख़िलाफ़ भूख को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ बिलकते हुए बच्चों की चीखें और उनकी माओं के बहनों की आवाज़ें आ रही हैं, उसमें वो कहीं और नहीं होता, वो जंगल के कानून में ही हो सकता है। इस वक्त चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा, मेरे ख्याल से तो अब इन इदारों को ख़त्म कर देना चाहिए। इनकी ना कोई हैसियत है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से अपने नाज़रीन के साथ शेयर करनी चाहिए। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, ये एक अमेरिकन स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशन बनाया गया था ताकि हमास से लीडरशिप जो है वो छीन ली जाए। ये इनको कोई नहीं पूछता है, ना फ़लस्तीन में ना दुनिया में कहीं भी। लेकिन चूंकि वो एक सो कॉल्ड अथॉरिटी के प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास साहब, और यूएन में एक सेशन होना है पूरा फ़लस्तीन के ऊपर, लिहाजा पहली दफ़ा है ये। पहले तो यासिर अरफात को रोका था खैर उन्होंने, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि पूरे वफद के किसी फ़र्द को उन्होंने वीज़ा नहीं दिया है अमेरिका ने, और प्रेसिडेंट महमूद अब्बास को भी वीज़े से इनकार कर दिया है। इसका मतलब ये है कि यूएन एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फोरम नहीं है। अमेरिका की मर्जी है कि किसको न्यूयॉर्क आके और इजलास में शामिल होने की इजाज़त देगा। यार, ऐसे अदारे पर, ऐसी लीडरशिप के ऊपर मुझे तो बहुत बहुत अफसोस है। मुझे तो बहुत जुनूनी गुस्सा आ रहा है इस बात पे। जी बुखारी साहब, रोका क्यों क्या है? क्या अमेरिका को क्या डर क्या है इनसे? देखिए, डर ये है कि कोई 13-14 के करीब यूरोपीय ममालिक ने ऐलान करना है फ़लस्तीन को एक रियासत तस्लीम करने का। उस पर अमेरिका को भी परेशानी है, नेतन्याहू को तो खैर परेशानी होनी चाहिए नेतन्याहू को। लिहाजा अमेरिका अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है उस सारे प्रोसेस को सबोटाइज करने की।
आप देखिए जनरल असम्बली में जो लोग आए थे उनकी जी। एक बड़ी तादाद ने मुतालबा किया कि चूंकि इसमें फ़लस्तीन पर बात होनी है लिहाजा ये इजलास जनीवा में कर लें। यानी आप अंदाज़ा करें सिर्फ 2 बंदों ने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट दिया था, एक अमेरिका और दूसरा इसराइल। जी बुखारी साहब, क्या इसके इम्कानात हैं कि ये इजलास जो है वो अमेरिका से बाहर हो जाए? देखिए फेयरनेस डिमांड्स कि ये अमेरिका के इन्फ्लुएंस से बाहर होना चाहिए। क्या अमेरिका ये करने देगा? क्योंकि इजलास तो आज शुरू हो रहा है। जी ठीक है, 22 तारीख को गालबन वो इजलास है जिसके ऊपर फ़लस्तीन के ऊपर बहस होगी। अब देखते हैं कि क्या उस वक्त तक कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है कि ये मुज़ाकरात का यानी ये जो सेशन है ये जी। जनीवा में मुंतकिल हो जाए तो कम से कम इंडिपेंडेंटली लोग अपनी राय का इजहार तो कर जी पाएंगे। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। 22 सितंबर को 2 रियासती हल पर बात होनी है, तो अगर उसके अंदर फ़लस्तीन की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगी तो किस तरह से इस पर कोई रेजोल्यूशन पास? That is America, that is America's justice, that is Yeah. America's leadership, what they are doing to the people of Middle East. जी बुखारी साहब, अभी इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि कैदियों को रिहा करें और हथियार डालें वरना गजा और आप सब तबाह हो जाएंगे। खुल्लम खुल्ला वो धमकी दे रहे हैं। क्या लगता है कि हमास हथियार डालने पर एग्री होगा? देखिए हमास, अगर मैं जहाँ तक समझता हूँ हमास को, क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ पीपल का नाम नहीं है, ये एक सोच का नाम है। मेरा नहीं ख्याल कि हथियार डालने की नौबत कभी आएगी, हमास ख़त्म हो जाएगी। देखें ना 60,000 बंदे तो अपने मरवा लिए ना, उन्होंने शहीद करवा लिए ना। जी मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी हालात में हमास जो है वो अपने इस पर राज़ी होगी। मुद्दा है कि ये रेजिस्टेंस अगर फ़लस्तीन में नहीं हो सकती तो ये पूरी दुनिया में फैलेगी। मेरी ये बात याद रखिएगा, मैं जी। ज़िम्मेदारी से ये कह रहा हूँ। ये पहले भी हो चुका है, पहले भी जब जहाज़ इंटरनेशनल एयरलाइनर अगवा होने शुरू हो गए थे, अल्लाह खालिद की मिसाल मैंने आपको दी थी। जी। तो ये जंग जब अपने खित्ते के बॉर्डर से बाहर निकलेगी फिर दुनिया को पता चलेगा कि इसकी कीमत क्या है। तो रियासती हल से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में होनी है, जिसमें इस बात का इम्कान है कि बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत बहुत से ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेंगे। बुखारी साहब, क्या इन तमाम ममालिक के फ़लस्तीन को तस्लीम करने से ऑन ग्राउंड सिचुएशन पर कोई फ़र्क पड़ेगा, और क्या अमरीका को इतना प्रेशराइज किया जा सकता है कि वो एटलीस्ट इसराइल की सरपरस्ती रोके? देखिए यकीनी तौर पर इस पर एक तो फ़लस्तीन की कॉज को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा और दूसरा ये कि एक इंटरनेशनल ओपिनियन जो है वो फॉर्म होगी जिससे इस किस्म की जो नस्ल कशी है उसको रोकने में यानी मदद मिल सकती है और इम्कान होता है कि शायद कामयाबी हो। देखिए मेरे ख़्याल से इस वक्त ज़रूरत इस बात की है, हम तारीख़ से सबक नहीं सीखते हैं। देखिए अफ़गानिस्तान में सबसे पहले रूस आया 3,64,000 फ़ौजी और तमाम तर हैवी मिलिट्री मशीन लेके। निहत्थे अफ़गानियों ने जिस तरह के जो जहादी तंजीमें थी उन्होंने किस तरीके से वहाँ से रूस को निकाला है, मेरा ख्याल है वो हिस्ट्री का चैप्टर बड़ा ताज़ा है, ज़्यादा पुराना नहीं। उसके बाद इतनी ही तादाद में नेटो फोर्सेस लेके अमेरिका आया, उन्हीं मुजाहिदीन तंजीमात ने उनको वहाँ से भागने में मजबूर किया। मेरा ख्याल ये है कि ये मिडल ईस्ट के खित्ते की जो अरब ममालिक हैं और जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं वो खुली छुट्टी दे दें अवाम को कि जनाब आप अपने जत्थे बनाएं और फ़लस्तीन जहाद के लिए तैयार हो जाए, फिर मंजर देखें क्या बनता है। असल में बुज़दिली उस मकाम तक पहुंची हुई है कि कोई इस तरह की जुर्रत करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त एक ही रास्ता है, हुकूमतें अगर खुद नहीं कर सकती, मजबूर हैं, वो कहें जी हम क्या करें, अब तो अवाम खुद जो है वो जत्थे बना रहे हैं और वो मुसल्लह जद्दोजहद के लिए जाना चाहते हैं। आप ज़रा देखें मुझे, मैं फिर देखूंगा कि कैसे इसराइल जो है वो इस किस्म के खौफनाक काम कर सकता है। उसको कहीं से थ्रेट ही नहीं है जी। उसको कहीं से ये ख़तरा ही लाक नहीं है कि मेरे खिलाफ भी कुछ हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर होगा कि इस तरह के जहाद से फ़लस्तीन को आज़ाद कराया जाए, वरना ये जंग अगर फैली जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ तो फिर कोई भी मुल्क महफूज नहीं रहेगा। सबसे पहले मुसलमान हुकूमतें और उसकी लीडरशिप निशाना बनेगी उसका। जी मुकास साहब, बेल्जियम के बाद अब स्पेन ने भी इसराइल पर पाबंदियां लगाने का ऐलान किया। क्या लगता है इससे कोई प्रैक्टिकल जो है वो कोई हल निकल सकता है? देखिए हैट्स ऑफ टू स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज, जिन्होंने पीर को इसराइल की गजा जंगी कार्रवाइयों के बाद असला की फराहमी पर पाबंदी और दरामदी पाबंदी जो है वो लगा दी है। एक यही नहीं किया, उन्होंने बहुत सारे दीगर इकदाम किए हैं जिससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है इसराइल को। हरचंद के उसका जो वज़ीर ख़ारजा है इसराइल का, उसने कहा है कि स्पेन की हुकूमत एक मुखालिफ
और इसराइल दुश्मन रवैया अख्तियार कर रही है जो नफरत अंगेज़ और इश्तिआल अंगेज़ बयानात से भरपूर है, क्योंकि स्पेन पहला मुल्क है जिसने वाशगाफ अल्फाज में इसराइल की नस्ल कुशी की पॉलिसी की मजम्मत की है। जी बुखारी साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, बस मैं ये चाहती हूँ कि जो फ्लूटेला पर उन्होंने हमला किया है इस पर अगर आप कोई तबसरा करते हैं। देखिए, ये वो कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात जो तकब्बुर और गुरूर में मुब्तला जो फ़ौजी हुक्मरान होते हैं या जो डिक्टेटर्स होते हैं, वो ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी कीमत उनको चुकाना पड़ती है। ये इस किस्म के फ्लोटिलास जो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर एक सीज को तोड़ने के लिए जा रहे हैं, आप उन पर हमला करेंगे तो वर्ल्ड ओपिनियन आपके खिलाफ जाएगी। तो ये इकदाम जो है इसराइल का, इसकी भी कीमत इसको एक दिन चुकानी पड़ेगी। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।